अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। सल्तनत उस्मानिया पे बनाया गया ये 11वां एपिसोड है, इसे पूरा जरूर देखें। तो खैरुद्दीन बारबरोसा ने ईसाई नाइट्स फौजियों का गढ़ रोड्स नामी टापू फतेह किया, यहाँ तक कि अलजायर को जीतकर उसे भी सल्तनत उस्मानिया में शामिल कर लिया। वीनस के ज़ेरा कब्जे बहुत सारे जजीरों पर सल्तनत उस्मानिया के परचम फहरा दिए, यहाँ तक कि यूरोप के बड़े गठजोड़ किए हुए समंदरी बेड़े को भी शिकस्त दे डाली। उसके बाद साल 1546 में खैरुद्दीन बारबरोसा इंतकाल कर गए। 20 साल बाद यानी 1566 में सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान और खलीफा सुलेमान अव्वल भी इंतकाल कर गए, जिन्हें सुलेमान द मैग्निफिसेंट या सुलेमान आलीशान के नाम से भी याद किया जाता है। खलीफा सुलेमान आलीशान की वफात क्या हुई, सल्तनत उस्मानिया के उरूज का सूरज भी गुरूब हो गया। हालांकि उनकी वफात के बाद भी ये सल्तनत अगले 350 साल तक कायम रही, लेकिन अब इस सल्तनत में वो ताकत बाकी नहीं रही थी जो इसने अपने शुरुआत के पहले 250 साल में हासिल की थी। खलीफा सुलेमान की वफात के सिर्फ 5 ही बरस बाद तुर्कों को एक समंदरी जंग में जबरदस्त शिकस्त हुई, जिस जंग ने उनका सुपर पावर स्टेटस उनसे छीन लिया। उस्मानी खलीफा अपने हरम तक ही महदूद होकर रह गए और मोहल्लाती साजिशें जोर पकड़ने लगी। जेनिसरीज और तुर्क फौज के दूसरे दस्तों में अब बगावतें आम बात हो गई थी। सल्तनत उस्मानिया के दारुल हुकूमत यानी राजधानी इस्तांबुल में लूटमार के किस्से अब कोई बड़ी बात ना रही थी। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब फ्रांस के जनरल नेपोलियन बोनापार्ट ने सल्तनत उस्मानिया पर हमला कर दिया। वो तुर्की जो 15वीं और 16वीं सदी ईस्वी की सुपर पावर था, उसे यूरोप का मर्दे बीमार क्यों कहा जाने लगा, यही सब आज आपको बताएंगे इस 11वें एपिसोड में। खलीफा सुलेमान अव्वल की मौत के बाद उनके बेटे शहजादे सलीम दोयम हुक्मरान बने, लेकिन इस शहजादे में हुकूमत चलाने की अहलियत ही नहीं थी, यानी सल्तनत उस्मानिया के तख्त में उन्हें कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। सो इसी वजह से उन्होंने अपने सारे इख्तियारात अपने वजीर आजम को सौंप दिए और खुद हरम में अपनी बीवियों और लौंडियों के साथ वक्त गुजारने लगे, जिसका नतीजा ये निकला कि तुर्क खलीफा की गिरफ्त हुकूमती मामलों में कमजोर पड़ने लगी। सल्तनत के इदारे भी कमजोर होने लगे, लेकिन अभी उस्मानी फौजें कमजोर नहीं हुई थी। तुर्कों का समंदरी बेड़ा अब भी बहुत ताकतवर था। इस समंदरी बेड़े ने 1570 में बहिराए रोम में मौजूद जजीरे साइप्रस को यूरोप से छीन लिया। वीनस ने इस मामले पर ईसाई पोप से मदद तलब की और पोप के कहने पर स्पेन और जिनेवा ने मुश्तरका यानी मिलाजुला समंदरी बेड़ा तैयार किया, जिसे भी होली लीग का नाम दिया गया। मैं आपको पिछले एपिसोड में दिखा चुका हूँ कि खैरुद्दीन बारबरोसा की कमांडरी में तुर्क समंदरी बेड़े ने इससे पहले बन चुकी होली लीग को शिकस्त दी थी, जिसकी कमान यूरोपीय कमांडर आंद्रे डोरिया संभाल रहा था। लेकिन अब 1571 में वक्त एक बड़ी करवट ले चुका था, क्योंकि अब तक खैरुद्दीन बारबरोसा की वफात को कई साल गुजर चुके थे और कोई भी समंदरी कमांडर ऐसा नहीं था जो खैरुद्दीन बारबरोसा की कमी पूरी कर सके, और ये बात यूरोपीय ताकतों को भी अच्छी तरह से मालूम थी। सो इस बार बने नए यूरोपियन होली लीग के बेड़े ने तेजी से तुर्क इलाकों की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन उस तरफ तुर्क समंदरी बेड़ा अपने मामूल यानी आदत के मुताबिक अपने ग्रीक या यूनानी अड्डे पर जा चुका था। तुर्क बेड़े के बहुत सारे अहम कमांडर और फौजी छुट्टी पर थे। जो बाकी रह गए थे वो भी 2 धड़ों में बटे हुए थे। एक धड़े की क़यादत कमांडर पयाली पाशा और दूसरे की सरपरस्ती सोकोलो महमद कर रहे थे। ये दोनों तुर्क कमांडर दुश्मन से लड़ने के बजाय एक दूसरे को ही नीचा दिखाने की फिक्र में ज्यादा रहते थे। भले ही तुर्क समंदरी बेड़े के असल और सबसे बड़े कमांडर तो अली पाशा थे, लेकिन पयाली पाशा और सोकोलो महमद ने तुर्क फौज पर अपना बहुत ज्यादा असर कायम कर लिया था, और दोनों की अंदरूनी लड़ाई की वजह से तुर्क सल्तनत और समंदरी बेड़ा कमजोर हो रहा था। यहाँ पर ये आपसी रस्सा कस्ती चल रही थी, तो दूसरी तरफ होली लीग के जहाज तुर्कों के इसी यूनानी समंदरी अड्डे के करीब पहुंच चुके थे। सूरत हाल ये थी कि तुर्कों के पास 270 समंदरी जंगी जहाज थे, जबकि होली लीग के जहाजों की तादाद 220 थी। लेकिन होली लीग को ये फायदा था कि उनके पास 6 ऐसे समंदरी जहाज थे जो तुर्कों के जहाजों से बहुत ज्यादा ताकतवर थे। इनमें बहुत बड़ी बड़ी तोपें नस्ब थी
और दुश्मन की गोलाबारी से बचने के लिए हिफाजती डाले भी मौजूद थी। होली लीग के सिपाही उस वक्त की मॉडर्न बंदूकों से लैस थे और तो और उनकी ज़रा बख्तर भी तुर्कों से बहुत ज्यादा बेहतर और मजबूत थी। 7 अक्टूबर 1516 को दोनों समंदरी बेड़ों में जंग शुरू हो गई। इस जंग में तुर्कों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, वो ये कि उन्होंने अपने महफूज बंदरगाह से बाहर निकलकर सलेबी बेड़े पर हमला कर दिया। उस दौर की बहरी जंगों में हवा की बहने की सिमत और रफ्तार की बहुत अहमियत होती थी, क्योंकि इसी के मुताबिक समंदरी जहाजों की पोजीशन बदली जाती थी। अब तुर्कों के साथ पहला मसला ये पेश आया कि हवा उनके मुखालिफ थी, यानी उनके जहाजों की उल्टी दिशा की तरफ बह रही थी। दूसरा मसला ये कि सलीबियों ने अपने 6 ताकतवर जहाजों को फ्रंट लाइन यानी सबसे आगे की लाइन में लगा दिया था। इन्हीं 6 बड़े जहाजों ने तुर्क बेड़े पर इतनी बमबारी की कि तुर्कों की सफ़ें उधेड़ के रख दी। तुर्क जहाज इधर उधर बिखर गए और सलीबी बेड़े के जहाजों ने इन बिखरे हुए तुर्क जहाजों को घेर लिया। सलीबी बेड़े के कमांडर डैन जोआन ने तुर्क बेड़े के कमांडर अली पाशा के समंदरी जहाज से अपना जहाज टकरा दिया। सलीबी फौजी तुर्क जहाज पर कूदे और एक की एक से लड़ाई 1 बाय 1 शुरू हो गई। अब सलीबियों के पास बंदूकें थी जो मॉडर्न भी थी और उनकी ज़रा बख्तर यानी कवच भी तुर्कों से कहीं बेहतर थी। सो नतीजा ये निकला कि तुर्क सिपाही सलीबियों के हाथों एक एक करके मौत के घाट उतरने लगे। हालांकि तुर्क सिपाही अपनी खानदानी बहादुरी के हिसाब से लड़ भी रहे थे, लेकिन ये मुकाबला सिर्फ बाजुओं और विल पावर यानी जज्बे का नहीं था, बल्कि टेक्नोलॉजी और मॉडर्न हथियारों का था। जिस मुकाबले में जाहिर है इस बार सलीबी तुर्कों से 2 कदम आगे थे। सो उसी दौरान एक सलीबी ने तुर्क कमांडर अली पाशा के सर का निशाना लेकर गोली चला दी। इसके बाद भी अली पाशा का सर कलम करके पास ही के एक सुतून पर बांध दिया गया। अपने कमांडर की मौत के बाद तुर्क समंदरी फौज में एकदम से पगदड़ मच गई और उनके जहाज एक एक करके दुश्मन का शिकार होने लगे। यहाँ तक कि तुर्क सिपाही हथियार डालने लगे। यूं चंद घंटों के अंदर ही अंदर तुर्कों के 262 समंदरी जहाज या तो तबाह हो गए या उन पर सलीबियों ने कब्जा कर लिया। 30,000 तुर्क सिपाही मारे गए, जबकि तुर्क जहाजों पर काम करने वाले 15,000 ईसाई गुलामों को सलीबी बेड़े ने आजाद करवा लिया। तुर्कों के मुकाबले सलीबी बेड़े का नुकसान हैरत अंगेज तौर पर बहुत ही कम था। इस जंगी मार्के में सलीबियों के सिर्फ 15 जहाज ही तबाह हुए और 7,500 सलीबी मारे गए। इस जंग को तारीख में द बैटल ऑफ लियोपांटो के नाम से याद किया जाता है। लियोपांटो की लड़ाई तुर्कों की तारीख की सबसे बड़ी समंदरी हार थी, क्योंकि इसी हार से सल्तनत उस्मानिया का सुपर पावर स्टेटस खत्म हो चुका था। अब यूरोप में स्पेन सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा था और दूसरे यूरोपीय मुल्क भी खुद को उस्मानियों के बराबर समझने लगे थे। पूरे यूरोप में लियोपांटो की जीत का जश्न मनाया गया, लेकिन तुर्की इतना भी बेबस नहीं था। तुर्कों ने एक ही बरस के अंदर अपना समंदरी बेड़ा दोबारा तैयार किया और बेड़े में 8 ऐसे बड़े समंदरी जहाज शामिल किए जो इससे पहले बहरे रोम यानी मेडिटेरियन सी में कभी नहीं देखे गए थे। साल 1574 में तुर्क समंदरी बेड़े ने ट्यूनिस यानी आज के ट्यूनिसिया पर हमला करके इसे स्पेन से छीन लिया। ट्यूनिस में तुर्कों का एक किले में मौजूद स्पेन के 7,000 फौजियों से मुकाबला भी हुआ। इन 7,000 फौजियों ने 1 लाख तुर्कों का डटकर मुकाबला किया। यूरोपीय इतिहासकारों का कहना है कि इन 7,000 फौजियों ने किले पर तुर्कों के 22 हमले नाकाम किए और तकरीबन 25,000 सिपाहियों को मौत के घाट भी उतार दिया। जबकि इस मुकाबले में स्पेन के 7,000 में से सिर्फ 300 सिपाही ही जिंदा बचे, जिनको तुर्कों ने गिरफ्तार कर लिया था। बैटल ऑफ लियोपांटो की शर्मनाक हार के बाद ट्यूनिस की जीत तुर्कों के लिए एक बड़ी कामयाबी थी, लेकिन इसमें मसला ये था कि अफसोस ये उनकी आखिरी कामयाबी थी, क्योंकि ट्यूनिस की जीत के बाद उस्मानियों को फिर कोई ऐसी अजीम या बड़ी जीत नसीब नहीं हो सकी। इनका बाकी बचा वक्त अजीम उस्मानी सल्तनत की हिफाजत या छोटे छोटे इलाके फतेह करने में ही गुजरता रहा। साल 1574 में ट्यूनिस फतेह हुआ था और इसी साल में खलीफा सलीम दोयम का भी इंतकाल हो गया और उनके बेटे मुराद III नए खलीफा बन गए। मुराद III अपने वालिद से भी ज्यादा अय्याश साबित हुए। उनके हरम में 40 के करीब ख्वातीन थी। साल 1595 में जब उनका भी इंतकाल हुआ तो उनके 130 बेटे और अनगिनत बेटियां थी। मुराद III के बाद उनके बेटे मोहम्मद III अगले खलीफा बने और इस बार उन्होंने अपने बाकी 129 भाइयों को कत्ल नहीं किया, लेकिन 19 ऐसे भाइयों को मौत के घाट उतारा जो उनके हिसाब से उनकी सल्तनत के खिलाफ खड़े हो सकते थे। यही नहीं, मोहम्मद स्वयं इस हद तक जालिम साबित हुए कि उन्होंने अपनी 20 से ज्यादा बहनों को भी कत्ल करवा दिया।
हालांकि तुर्कों में भाइयों के कत्ल का रिवाज तो था, लेकिन सुल्तान बनने के बाद कभी किसी भी तुर्क ने बहनों को कत्ल नहीं किया था। मोहम्मद III पहले शख्स थे जिन्होंने ऐसा किया। मोहम्मद III इंतहाई शक्की मिजाज इंसान थे। जब उनको अपने बेटे महमूद पर शक हुआ कि महमूद उनके खिलाफ बगावत कर सकता है, तो उन्होंने अपने दौर ही में अपने बेटे को कत्ल करवा दिया। उनके दौर में उस्मानी फौज के तुर्क नस्ल सिपाहियों ने बगावत कर दी और इस्तांबुल में लूटमार का बाजार गर्म हो गया। ये सिपाही चाहते थे कि खलीफा पर से जनीसरीज फौज का असर और रसूख खत्म हो जाए, क्योंकि तुर्क सिपाही जनीसरीज को गैर मुल्की समझते थे और उनके बढ़ते हुए असर और रसूख को अपने इख्तिदार के लिए खतरा समझते थे। तुर्क सिपाहियों की बगावत को कुचलने के लिए जनीसरीज फौज ने तुर्क सिपाहियों के अड्डों को आग लगा दी, जिसमें सैकड़ों सिपाही जिंदा ही जलकर मारे गए। बाकी सिपाही टुकड़ियों की शक्ल में फरार हो गए और उस्मानी सल्तनत के अलग अलग हिस्सों में जाकर लूटमार करने लगे। इस्तांबुल में बगावत तो कुचली गई, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट बहुत ही खतरनाक हुआ। वो ये कि बगावत को कामयाबी से कुचलने वाले जनीसरीज पहले से ज्यादा ताकतवर हो गए। इतने ताकतवर कि जनीसरीज ने सल्तनत के अंदर बड़े बड़े कारोबार शुरू कर दिए। वो तिजारत करने लगे, बड़ी बड़ी जागीरें और जायदादें बनाने लगे। जनीसरीज के असर और रसूख को देखते हुए आम तुर्क शहरी लोग भी इस फौज में शामिल होने की ख्वाहिश करने लगे थे। हालांकि इससे पहले इस जनीसरीज फौज में सिर्फ यूरोपीय ईसाइयों के बच्चों को ही शामिल किया जाता था, जिसकी कहानी मैं आपको एपिसोड नंबर 3 में बता चुका हूँ। लेकिन 17वीं सदी में ये हाल हो गया कि आम तुर्क शहरी भी बड़ी तादाद में इस फौज का हिस्सा बन गए। यहाँ तक कि इस फौज में ओहदे हासिल करने के लिए बड़ी बड़ी तरतीबें और सिफारिशें भी चलने लगी। जनीसरीज नामी इस फौज की तादाद आमतौर पर 30 या 35 हजार हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे इनका कारोबार फैलता गया, ये सल्तनत के अंदर एक सल्तनत बनते गए और इनकी तादाद भी बढ़ती गई। यूं जनीसरीज बढ़ते बढ़ते 2 लाख तक जा पहुंचे, यानी अपनी रिवायती तादाद से तकरीबन 6 गुना ज्यादा हो गए थे। तो ये वो हालात थे जिसके दौरान खलीफा मोहम्मद III का इंतकाल हुआ था। इनके इंतकाल का किस्सा भी बहुत दिलचस्प है। कहा जाता है कि किसी बुजुर्ग ने पेशन गोई की थी कि मोहम्मद III पर 55 रोज के अंदर अंदर कोई मुसीबत टूटेगी, जिसके बाद मोहम्मद III ने इस पेशन गोई को इतना सीरियस ले लिया कि अब वो परेशान रहने लगे और उनकी सेहत तेजी से गिरने लगी। यहाँ तक कि पेशन गोई के आखिरी दिन यानी 55वें दिन मोहम्मद III का इंतकाल हो गया। मोहम्मद III की मौत साल 1603 में हुई थी। अब उनकी जगह उनके बेटे अहमद नए खलीफा बने और इसी खलीफा अहमद ने तुर्कों की पुरानी भाइयों को कत्ल करने की जालिमाना रिवायत बंद कर दी और ऐलान कर दिया कि अब हर खलीफा का बड़ा बेटा ही खलीफा बनेगा। भले ही अहमद अव्वल का एकदम इखलाकी और इंसानी तौर पर दुरुस्त था, लेकिन सल्तनत उस्मानिया को इसका एक नुकसान हुआ। वो ये कि इससे पहले उस्मानियों में खिलाफत के लिए जंग होती थी, तो इनमें जो सबसे ताकतवर और काबिल बेटा होता था, वो अपने भाइयों पर काबू पाकर हुकूमत संभाल लिया करता था। ऐसा हुक्मरान सल्तनत का इंतजाम भी अच्छे से चला लिया करता था और उसके खौफ से सल्तनत में बगावतें भी नहीं होती थी। लेकिन इसके बाद ये होने लगा कि हर खलीफा के बाद उसके वारिसों के दरमियान ज्यादा असर रसूख हासिल करने की लड़ाई और साजिशें होने लगी और इन साजिशों में राजघराने की औरतें ताकत पाने लगी। वो अपने बेटे को खलीफा बनाने के लिए हर जायज और नाजायज काम करती थी और मोहल्लाती साजिशों का बाजार गर्म करती थी। उस्मानी हुक्मरानों से एक गलती ये हुई कि उन्होंने अपने शहजादों को हुकूमत करने की तरतीब देने की रिवायत भी खत्म कर दी। पहले उस्मानी हुक्मरान अपने शहजादों को मुख्तलिफ इलाकों का गवर्नर बनाकर सल्तनत पर हुकूमत करने का तरीका सिखाया करते थे, लेकिन खलीफा सुलेमान की वफात के बाद जल्द ही ये रिवायत दम तोड़ गई, क्योंकि अब शहजादे महलों के अंदर ही रहा करते थे। उनकी माए, कनीजे और ख्वाजा सेहरा उनकी तरबियत करते थे। नतीजा ये निकला कि ये लोग अमूर सल्तनत के पेचीदा अमूर को संभालने और समझने के काबिल ही ना रहे थे। 17वीं सदी यानी सन 1600 से 1700 का दौर उस्मानियों के लिए तबाही का दौर था, जिसमें ये सल्तनत तेजी से जवाल होती रही। इसके जवाल की एक वजह तो यही मोहल्लाती साजिशें, कमजोर खुलफा और फौजियों की बगावतें थी, लेकिन इसके अलावा भी कई बातें थी जो सल्तनत उस्मानिया की तबाही का बाइस बन रही थी। एक वजह तो ये थी कि यूरोप में जदीद साइंस यानी विज्ञान और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इख्तियार किया जा रहा था, लेकिन वहीं तुर्की इस मैदान में बहुत पीछे था। जदीद विज्ञानी तकाजों को ना समझने की वजह से तुर्क व्यापार भी यूरोपियन मुकाबले में कम हो चुका था। अब होने ये लगा था कि यूरोपीय ममालिक सल्तनत उस्मानिया से कच्चा माल सस्ते दामों से खरीदते थे और इस कच्चे माल को इस्तेमाल करने लायक चीजें बनाकर वापस सल्तनत ही में महंगे दामों में बेचने लगे थे।
यही इनके व्यापार करने का तरीका था और यहीं से वो कच्चा माल खरीद कर महंगे में बेचा करते थे। इस तरह वो ढेर सारा मुनाफा कमाने लगे और तुर्क करेंसी की कीमत गिरने लगी। सल्तनत उस्मानिया का मिडिल क्लास तबका महंगाई की चक्की में पिसने लगा। यूरोप के मॉडर्न और आगे बढ़ते उद्योग की वजह से पुराने तरीके पर काम करते तुर्क उद्योग अब बंद होते जा रहे थे। जब लोग बेरोजगार हुए तो उनमें सरकारी मुलाजिमत हासिल करने की ख्वाहिशें जोर पकड़ने लगी। सरकारी ओहदे हासिल करने के लिए रिश्वतें दी जाने लगी, जिसकी वजह से नाअहल और नाकाबिल लोग भारी रिश्वतें देकर बड़े बड़े हुकूमती ओहदे हासिल कर लेते और फिर अपनी रिश्वत की रकम सूद समेत वसूल करने के लिए करप्शन का बाजार गर्म कर देते थे। और यूं सल्तनत के तमाम सरकारी महकमे एक एक करके करप्ट से करप्टर होते चले गए। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। इन्हीं हालात में सल्तनत उस्मानिया में एक नया खलीफा आया। इस खलीफा का नाम था मुराद चहारुम। 1623 में मुराद चहारुम सिर्फ 12 बरस की उम्र में सल्तनत उस्मानिया के तख्त पर बैठे। खलीफा बनने के बाद जब वो पहली बार शाही खजाने का जायजा लेने के लिए खजाने वाले कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ सिर्फ 20,000 पियस्तर और अलमारियों में चंद मोंगे और चीनी के बर्तन ही पड़े हैं, सिवाय इसके और कुछ भी नहीं। खलीफा मुराद चहारुम ने सजदा किया और फिर कहा, इंशाअल्लाह मैं इस खजाने को उन्हीं लोगों की जायदादों से भर दूंगा जिन्होंने इसे लूटा है। लेकिन अभी मुराद चहारुम अपने इरादों पर अमल शुरू भी नहीं कर पाए थे कि उनके खिलाफ एक बगावत हो गई। हुआ ये कि उस दौर में सल्तनत उस्मानिया में बागी सिपाही जगह जगह लूटमार कर रहे थे। वजीर आजम हाफिज पाशा ने खलीफा मुराद को मशवरा दिया कि वो इन लूटमार करने वाले बागियों को दावत दे कि वो इस्तांबुल आकर खलीफा के सामने अपने मुतालिबात और ख्वाहिशें पेश करे ताकि उनकी बगावत खत्म हो सके और कोई नया रास्ता निकाला जा सके। खलीफा मुराद ने अपने वजीर आजम हाफिज पाशा की बात मानकर इन बागी सिपाहियों को इस्तांबुल आने की दावत दे दी। अब वो ये दावत तो दे बैठे मगर बाद में बहुत पछताए, क्योंकि ये बागी सिपाही अब किसी फौज के धड़े का हिस्सा नहीं रहे थे, बल्कि ये लोग बेधड़क एक नाकाबू में आने वाले तूफान की तरह इस्तांबुल में दाखिल हो गए और पूरे शहर में लूटमार शुरू कर दी जो उनका पेशा था। बागियों की इस हरकत ने खलीफा मुराद को इस हद तक मजबूर कर दिया कि वो उनकी हर बात माने। बागियों के दबाव पर ही मुराद चहारुम ने वजीर आजम हाफिज पाशा और शेखुल इस्लाम याहिया अफंदी के समेत 17 आला ओहदेदारों को उनके ओहदों से हटा दिया, यानी बरतरफ कर दिया। इन बरतरफ किए गए ओहदेदारों को बागियों ने महल के दरवाजे पर खलीफा मुराद के सामने ही कत्ल कर दिया। बागी सिपाहियों ने ऐसी लूटमार मचाई हुई थी और इतना खजाना समेट रहे थे कि उन्हें देखकर दूसरे इलाकों से लुटेरों के गिरोह भी इस्तांबुल में दाखिल होने लगे। वो अमीर लोगों के घरों को घेर लेते और हथियारों बंदूकों के जोर पर बड़ी बड़ी रकमें वसूल करते थे। ये लूटमार जारी ही रही थी कि रमजान मुबारक का महीना आन पहुंचा। लेकिन इस्तांबुल में हालात ये थे कि किसी को रमजान की हालत तकद्दुस का कोई ख्याल नहीं था। गुंडे मवाली शराब पीकर शहर की गलियों में मदहोश पड़े रहते थे, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि उन्हें रोके या टोके। इस सारी लूटमार और गुंडागर्दी से खलीफा मुराद चहारुम और इस्तांबुल के शहरी लोग बहुत तंग आ गए थे। इन लुटेरों से निपटना बहुत जरूरी था। तो अब खलीफा मुराद ने शहर के ताकतवर लोगों को जमा किया और उनसे हलफ लिया कि वो हर हाल में उनका साथ देंगे। उसके बाद उन्होंने इन्हीं लुटेरों के हाथों लुटने वाले शहरियों की एक फौज बनाई और ये फौज एक सुबह अचानक इन लुटेरों और बागियों पर टूट पड़ी। फिर शहर में कत्लेआम हुआ, जिसमें शहरी फौज रोजाना सैकड़ों बागियों को मौत के घाट उतार देती। इसके बाद खलीफा मुराद चहारुम ने फौज में इस्लाहात की और सल्तनत उस्मानिया की ताकत को काफी हद तक बहाल और बेहतर किया। अगर खलीफा मुराद चहारुम ज्यादा वक्त तक जीते रहते, हुकूमत करते रहते, तो शायद ओटोमन एम्पायर यानी सल्तनत उस्मानिया का इतिहास आज कुछ अलग होता। लेकिन खलीफा मुराद चहारुम को जिंदगी ने ज्यादा मोहलत नहीं दी और साल 1640 में सिर्फ 27 बरस की उम्र में खलीफा मुराद चहारुम लिवर की बीमारी में मुब्तला होकर इंतकाल कर गए। जब उनका इंतकाल हुआ तो सल्तनत उस्मानिया पहले की तरह सुपर पावर तो नहीं रही थी, मगर एक बड़ी ताकत के तौर पर खुद को मनवा जरूर रही थी। मुराद चहारुम ने तुर्कों में जो खुद एतमादी यानी खुद पर भरोसा पैदा किया था, उसका नतीजा ये निकला कि साल 1683 में उस्मानी तुर्कों ने एक बार फिर से ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना को फतेह करने की कोशिश की। वियना की फतेह के लिए जाने वाली तुर्क फौज की क़यादत वजीर आजम मुस्तफा पाशा कर रहे थे। तुर्क फौजी पुरएतमाद तो थे, लेकिन जंग जीतने के लिए उनके पास बेहतरीन हथियारों की कमी थी।
उनके पास वैसी बड़ी और भारी तोपें नहीं थी जैसी सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कंस्तांतुनिया फतेह करते वक्त इस्तेमाल की थी। सो तुर्क फौज ने जुलाई 1683 में वियना का मुआसरा कर लिया, लेकिन उनकी तोपों की बमबारी से शहर की दीवारों को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा। तुर्कों ने शहर की दीवारों के नीचे सुरंगें खोदकर उनमें बारूद भरकर दीवारों को उड़ाने की कोशिश भी की, लेकिन ये तरीका भी ज्यादा कारगर नहीं रहा। उधर वियना के मुआफिज बार बार और लगातार तुर्कों पर जवाबी हमले करके उन्हें पीछे धकेल रहे थे। वियना का मुआसरा तकरीबन महीना 2 महीनों तक जारी रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तुर्कों का सुरंगें खोदने वाला तरीका कारगर रहा और वियना की दीवारें टूटने लगी। लगता था कि शहर जल्द ही फतेह हो जाएगा, लेकिन तुर्कों के साथ एक अनहोनी हो गई। वो ये कि पोलैंड का हुक्मरान जॉन सोबेस्की अपनी फौज के साथ वियना की मदद के लिए पहुंच गया। 12 सितंबर 1683 को पोलिश फौज ने तुर्कों पर हमला कर दिया और बहुत बड़ी लड़ाई के बाद तुर्कों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। 1529 के बाद ये वियना में तुर्कों की दूसरी सबसे बड़ी हार थी। तुर्क फौज पीछे हटकर सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड पहुंच गई। तुर्क सिपाही अपनी हार से इतना झुंझुनाए हुए थे कि उन्होंने बेलग्रेड पहुंचते ही वजीर आजम मुस्तफा पाशा को फांसी दे दी। उधर ऑस्ट्रिया ने वियना के कामयाब दिफा के बाद तुर्कों के खिलाफ खुली जंग शुरू कर दी। 1683 से 1699 तक तकरीबन मुसलसल 16 साल तक ये जंग जारी रही, जिसमें ऑस्ट्रिया और उसके यूरोपीय इत्तेहादियों ने उस्मानी तुर्कों को जबरदस्त शिकस्त दी। 1699 में जब आखिरकार सुलह का मुआहदा हुआ तो उस्मानियों को क्रोएशिया, हंगरी और रोमानिया के कई इलाके ऑस्ट्रिया को सौंपने पड़े। बहिराए रोम यानी मेडिटेरियन सी के कई जजीरे या टापू भी वीनस को वापस दे दिए गए। तुर्क फौज पोलैंड से निकल गई और रूस ने यूक्रेन के करीब ओज़ोव की बंदरगाह पर भी कब्जा कर लिया। सल्तनत उस्मानिया इस इबरतनाक शिकस्त के बाद फिर न संभल सकी। 18वीं सदी में ऑस्ट्रिया और रूस के साथ सल्तनत उस्मानिया की जंग का सिलसिला मुसलसल जारी रहा। ऑस्ट्रिया तो सल्तनत उस्मानिया से ज्यादा इलाके नहीं छीन सका, लेकिन रूस ने क्रीमिया में जबरदस्त पेशकदमी की। आज तो ये इलाका रूस के कब्जे में है, लेकिन 18वीं सदी में ये इलाका तुर्की के पास था। साल 1792 में एक मुआहदे के तहत सल्तनत उस्मानिया क्रीमिया से भी दस्तबरदार हो गई, यानी क्रीमिया सल्तनत से छीन लिया गया और रूस में शामिल कर लिया गया। इस वाक़ये के सिर्फ 6 बरस बाद फ्रांस के जनरल नेपोलियन बोनापार्ट ने मिस्र पर हमला कर दिया। नेपोलियन ने जुलाई 1798 में मिस्र में उस्मानी फौज को काहिरा के करीब शिकस्त दी। इस जंग को बैटल ऑफ पिरामिड्स या अहराम मिस्र की लड़ाई के नाम से याद किया जाता है। इस जंग में शिकस्त के बाद मिस्र तुर्कों के हाथ से निकल गया, लेकिन मिस्र जीतने के बाद नेपोलियन रुका नहीं। उसने सहराए सीनो को उमूर करके तुर्क सूबे मुल्क शाम पर भी हमला कर दिया। उसकी फौज गाजा तक जा पहुंची, जो उस वक्त मुल्क शाम का एक हिस्सा था। इसके बाद नेपोलियन ने दरियाई शहर जाफा पर भी कब्जा कर लिया। जाफा में 5000 तुर्क सिपाहियों ने इस शर्त पर हथियार डाल दिया कि उन्हें जंगी कैदी समझा जाएगा और उन्हें कत्ल नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसे ही नेपोलियन की फौज जाफा में दाखिल हुई, वैसे ही उसने तमाम कैदियों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इसके बाद जब नेपोलियन ने एक दूसरे दरियाई शहर अक्का का मुआसरा किया, तो यहाँ उसकी पेशकदमी रुक गई। बरतानिया, जो उस वक्त नेपोलियन के खिलाफ उस्मानियों का इत्तेहादी था, उसकी कुछ फौज भी अक्का में मैसूर तुर्कों की मदद के लिए पहुंच गई। इस मदद के आने से तुर्कों के हौसले बढ़ गए और मिस्री तुर्कों ने नेपोलियन को शिकस्त फास दी। नेपोलियन कहता है कि वो मुल्क शाम को फतेह करने के बाद ईरान के रास्ते हिंदुस्तान की तरफ बढ़ना चाहता था, मगर अक्का शहर की हार से उसके सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। इस हार के बाद नेपोलियन अपनी फौज के साथ मुल्क शाम से निकलकर मिस्र वापस चला गया। कहते हैं वापसी से पहले उसने अक्का शहर की तरफ देखा और कहा, इस हकीर किले से मशरिक की किस्मत वाबस्ता थी। नेपोलियन मिस्र लौट आया, लेकिन वो वहाँ भी ज्यादा दिन नहीं ठहरा और जल्द ही फ्रांस वापसी का रास्ता पकड़ा। वो कुछ फौज मिस्र की हिफाजत के लिए छोड़ भी गया था। नेपोलियन के मिस्र से हटते ही तुर्की और इंग्लिश फौजों ने मिस्र पर हमला कर दिया। बची कुची नेपोलियन की फ्रांसीसी फौज के पास हथियार डालने के सिवा कोई चारा नहीं बचा था, सो उन्होंने हथियार डाल दिए। सल्तनत उस्मानिया नेपोलियन बोनापार्ट के हाथों तबाही से तो बच गई, लेकिन इसके बाद के 100 बरस तुर्कों पर बहुत ही भारी पड़े। 19वीं सदी में यूरोप के कई ममालिक एक एक करके उनके कब्जे से निकलते चले गए
अब तुर्की फौजी और मुआशी तौर पर इतना कमजोर हो गया था कि इसे यूरोप का मर्दे बीमार कहा जाने लगा। फिर 20वीं सदी के शुरू में वो वक्त भी आया जब सल्तनत उस्मानिया टुकड़े टुकड़े हो गई और खिलाफत खत्म कर दी गई। लेकिन अपने आखिरी दिनों तक भी उस्मानी सल्तनत जंगी मैदान में कुछ यादगार कामयाबियां हासिल कर गई थी। ये कामयाबियां क्या थी और किन के खिलाफ थी? इस्लामी दुश्मन यहूदी आखिर सल्तनत उस्मानिया को क्यों बचाना चाहते थे? क्या तुर्की में इनकलाब यहूदियों की साजिश थी? तुर्क हुकूमत को आवाम से चंदा लेने की जरूरत क्यों पड़ गई? सल्तनत उस्मानिया को पहली जंग अजीम में धकेलने के लिए क्या झूठ बोला गया और ये झूठ किसने बोला? ये सब आपको बताएंगे मगर सल्तनत उस्मानिया के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान में रहे। अस्सलाम वालेकुम।